Friends, let us revise Central Excise Act 1944, page 1.1. What is excise duty? First point, excise duty is another name of tax. It is interchangeably used. Excise duty is another name of tax. When goods are manufactured in India, then this duty has to be paid to the central government. This tax has to be paid to the central government. So excise tax on manufacturing or production. याद रखिए, टैक्स किसी भी एक्टिविटी पर चार्ज हो सकता है ऑन गुड्स, इनकम, एनी एक्टिविटी. तो ये एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन है. जब भी गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होंगे तो उस पर एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर को, फैक्ट्री ओनर को पे कर दी है. यहां पर एक्साइज ड्यूटी पुराना नाम था, इसका अब नया नाम क्या है? सैनवेट. वो सैनवेट कह देते हैं, एक्साइज कह दो, सैनवेट कह दो, कोई मना नहीं करेगा. सेम. नेक्स्ट पॉइंट, अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. कोई भी लॉ जब बनता है तो लॉ बनाने से पहले उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से जरूरी है. संविधान पहले ताकत देगा, उस ताकत को यूज करेंगे. पहले वो पावर देगा. वो पावर 7th शेड्यूल में डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि सेंटर किस किस चीज पर लॉ बना सकता है. पहले पावर मिलेगी, फिर लॉ बनेगा. तो यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 84, वहां लिखा हुआ है कि एक्साइज ड्यूटी की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. लेकिन किस किस चीज पर? आइए पढ़ते हैं. ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको, ये यूनियन लिस्ट पढ़ रहे हैं हम, एंट्री 84. ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. इसका मतलब अगर इंडिया में कोई भी गुड्स बने तो उस पर लॉ बनाने की पावर, डिस्टिंग्विश कीजिए यूनियन लिस्ट में और चार्जिंग सेक्शन में. यूनियन लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ताकत दे रहा है, चार्जिंग सेक्शन उस पावर का एक्चुअली यूज किया जा रहा है. तो अभी हम यूनियन लिस्ट पढ़ रहे हैं कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं आप. तो एक्साइज ड्यूटी अगर कोई गुड्स इंडिया में बनते हैं उन पर लगा सकते हैं, एक्सेप्ट किन चीजों पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाएगी. किन किन चीजों पर? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक. इन चीजों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी टैक्स इंपोज नहीं करेगी, बट इंक्लूडिंग. लेकिन किन चीजों पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा पाएगी? मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन. उनमें भले ही लिकर कंटेंट होगा तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही ड्यूटी इंपोज करेगी. टोबैको पर ड्यूटी कौन लगाएगा? स्टेट या सेंटर? सेंटर, क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको. अगर हम सोचें इसका मतलब, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी लगाएगी. कौन कौन से? लिकर, ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स. इन चीजों पर लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन टोबैको पर, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन पर और जो बाकी गुड्स हैं उन सब पर ड्यूटी कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्साइज ड्यूटी कुछ चीजों पर स्टेट, एक्साइज ड्यूटी कुछ चीजों पर सेंटर, दोनों लगाएंगे एक्साइज ड्यूटी. इसीलिए जब अपना एक्ट बनाएंगे तो एक्ट के नाम से पहले अपनी अपनी गवर्नमेंट का नाम लिखेंगे. जिन चीजों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया वो लिखेंगे सेंट्रल एक्साइज एक्ट. जिन पर स्टेट बनाएगी वो अपना स्टेट लिखेगा, दिल्ली एक्साइज एक्ट. कभी लिकर की शॉप पे गए हो आप लोग? लिकर शॉप पे गए हो? नहीं गए? कभी बोर्ड देखा? बोर्ड बाहर से बोर्ड भी देखा कभी? वहां देखना. हाँ हाँ, तौबा तौबा. आप वहां लिखा मिलेगा लाइसेंस अंडर दिल्ली एक्साइज एक्ट. लिकर का लाइसेंस अंडर दिल्ली एक्साइज एक्ट. क्यों? क्योंकि लिकर पर ड्यूटी कौन लगाएगा? स्टेट. नेक्स्ट पेज पर आइए. लेवी ऑफ ड्यूटी. हाँ, आज देखोगे, मैं बता, जेल में जाओगे, आज देखेंगे यहां पर हम जरा. लेवी ऑफ ड्यूटी.
क्या जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है? यस। क्या उसके आगे लैंड के आगे भी एप्लीकेबल है? यस, लैंड के आगे भी एप्लीकेबल है। कहां तक एप्लीकेबल है? 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन EEZ, वहां पर भी एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल देयर। अगली बात, टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट होता है जिसकी वजह से ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी अराइज हुई। मोलेसिस का टैक्सेबल इवेंट क्या था, ये बताओ मुझे। मोलेसिस का टैक्सेबल इवेंट जब मोलेसिस बने थे या जब रिसीव हुए थे? बिल्कुल गलत कह रहे हो। टैक्सेबल इवेंट था जब मोलेसिस बने थे। यही कॉन्सेप्ट, इसका मतलब अभी भी वीक है। टैक्सेबल इवेंट का मीनिंग लिखा था हमने, द इवेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ विच लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज। जैसे ही मोलेसिस बन गए, एक्साइज ड्यूटी तो लग गई, उसकी कलेक्शन पोस्टपोन की गई है। जब जब आप कोई काम करते ही ड्यूटी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं टैक्सेबल इवेंट। फर्स्ट क्लास पॉइंट था नॉलेज चेक करने का, आपके सब फंस गए, सबका रट्टा लगा हुआ था। वो जो इवेंट आप बता रहे हैं वो पे करने का इवेंट है, कि ड्यूटी डिपॉजिट कब कर दी है। अच्छा, मोलेसिस को छोड़ दें, हम नॉर्मल बात करते हैं। मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किए 1 जनवरी को, और उसके बाद फैक्ट्री से रिमूव किए 31 जनवरी को, तो टैक्सेबल इवेंट कब है? कब? फर्स्ट। और ड्यूटी पे कब कर दी है? 31 को पे कर दी है। टैक्सेबल इवेंट कब है? फर्स्ट। तो याद रखिए, जो भी इवेंट मतलब हैपनिंग, जिसकी वजह से आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट है। दैट इज व्हाट वी कॉल टैक्सेबल इवेंट। चेक कीजिए यहां पर क्या कहते हैं। टैक्सेबल इवेंट व्हेन लायबिलिटी अराइज। वैट में आप सेल्स करते हैं तब अराइज होती है। टैक्स एक्साइज में जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब। सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। नेक्स्ट पॉइंट, चार्जिंग सेक्शन कौन सा इसका? 3। सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन ये बताएगा आपको कि देयर शैल बी लेवी। लेवी मतलब इम्पोज। हम इम्पोज कब कर रहे हैं? जब आपके गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो आइए देखें क्या कहते हैं। देयर शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज टू बी कॉल्ड सैनवेट। सैनवेट नया नाम आ गया किस चीज पर? ऑन ऑल एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया। एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस इन इंडिया। जब एक्साइजेबल गुड्स बने हैं तब उस टाइम पर आपकी ड्यूटी लेवी हो गई। नेक्स्ट, लेकिन अगर SEZ में गुड्स बनाएंगे तो माफ कर दिए हमने। सर्विस टैक्स भी एग्जेम्प्ट है, वैट CST सब एग्जेम्प्ट है वहां पर। रेट्स जितने भी हैं आपके, कहां मिलेंगे आपको? वो सेटा में मिलेंगे। कस्टम के रेट कहां पर होते हैं? CTA। क्या गवर्नमेंट को भी ड्यूटी पे कर दी है? यस, एक्सेप्ट ऑन सॉल्ट। वैसे सॉल्ट पर बाकी को भी ड्यूटी पे नहीं करनी होती है, क्योंकि सॉल्ट पर प्रैक्टिकली रेट निल लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज, चार्जिंग सेक्शन का एनालिसिस। 4 M's मस्ट बी सेटिस्फाइड। 4 M। पहला M कौन सा? मूवेबल। दूसरा मार्केटेबल। तीसरा मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। फोर्थ वन मेंशन इन सेटा। सेक्शन 2D एक्साइजेबल गुड्स। कहते हैं एक्साइजेबल गुड्स का सिंपल पॉइंट, मेंशन्ड इन सेटा एट एनी रेट। सिंपल वर्ड में याद रखें, सेटा में नाम लिखा हुआ लेकिन कोई रेट लिखा हो। क्या निल रेट लिखा हुआ है तब भी यस एक्साइजेबल है? सिर्फ नाम लिखा हुआ है, रेट वेट कुछ लिखा हुआ, नॉन एक्साइजेबल। रेट लिखा हुआ है लेकिन गुड्स आर होली एग्जेम्प्टेड। यस, सेटा में लिखे ही नहीं हुए, नो। इस बात का फर्क पड़ता है। अगर हमने ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्साइजेबल नहीं थे, ध्यान से समझना, ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्साइजेबल नहीं थे, लेकिन रिमूवल के टाइम पर वो सेटा में आ गए, तो क्या ड्यूटी पे कर दी है? नो। क्यों नहीं पे कर दी है?
क्योंकि टैक्सेबल इवेंट मैन्युफैक्चरिंग है, उस टाइम पर आप पर टैक्स लगा ही नहीं। जब टैक्स लगा ही नहीं तो कलेक्ट करने का क्वेश्चन नहीं आता। लॉ ने ये कहा था एक्साइजेबल गुड्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, अगर ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स पर रेट था 16%, होली एग्जेम्प्टेड थे, रिमूव करने लगे तो वो एग्जेम्पशन हटा दी गई, तो ड्यूटी पे करनी है, यस। लेकिन ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर तो हमें ड्यूटी पे नहीं करनी थी। हमें ये नहीं देखना कि गुड्स ड्यूटीएबल होने चाहिए, हमें ये देखना है कि गुड्स एक्साइजेबल होने चाहिए। एक्साइजेबल ड्यूटीएबल में डिफरेंस है। ड्यूटीएबल का मतलब होता है जिस पर हमें ड्यूटी पे करनी है। जैसे कि निल रेटेड गुड्स एक्साइजेबल हैं लेकिन नॉन ड्यूटीएबल हैं। 16% लिखा हुआ है, होली एग्जेम्प्टेड हैं, एक्साइजेबल हैं लेकिन नॉन ड्यूटीएबल हैं। तो ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्साइजेबल होने चाहिए। फिर डेट ऑफ रिमूवल का हम रेट देखकर चलेंगे। अगले पेज पर आइए। गुड्स, कहीं भी एक्साइज में गुड्स वर्ड डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड है? एक्साइजेबल गुड्स डिफाइंड है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन यहां कहीं नहीं लिखा हुआ। यहां पर जजमेंट्स के थ्रू देखते हैं हम गुड्स का मतलब क्या है। जो जजमेंट है कौन सा है? डीसीएम। डीसीएम के केस में दो बातें कही गई। नंबर 1, दे मस्ट बी मूवेबल। नंबर 2, दे मस्ट बी मार्केट। मूवेबल इसलिए कहा गया क्योंकि ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर है और ग्रामेटिकली हम कभी भी इमूवेबल को मैन्युफैक्चर नहीं करते। अ बिल्डिंग में बी कंस्ट्रक्टेड, it cannot be manufactured. A road can be built, it cannot be produced. In that situation, Supreme Court said that something must be movable. जिसका यूज कैसे होगा? असेंबली, साइट रिलेटेड एक्टिविटीज। हम किसी साइट पर जाकर काम कर रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहा हूं मैं, बिल्डिंग की दीवारों में ही मैंने पीस बाय पीस एसी का पार्ट लगा दिया, सेंट्रलाइज एसी प्लांट बोलते हैं। तो जब वो बिल्डिंग के अंदर अंदर एसी अमर्ज होगा तो वो इमूवेबल होगा, तो उस पर हम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। मैंने एक एसी का उसको कंपाइल किया, मैंने असेंबल किया, कंप्रेसर, फैन, किट और उन सबको असेंबल करके फिर दीवार में लगाया मैंने, तो ड्यूटी चार्ज करेंगे हम, क्योंकि हमने जब असेंबल किया तो वो मूवेबल था। तो मूवेबिलिटी का मेजर यूज आता है जब हम बड़े बड़े प्लांट बनाते हैं। हमें यह देखना पड़ता है कि जब नया प्रोडक्ट अमर्ज हुआ था तब उस टाइम पर वो दूसरी जगह पर हम लेकर जा सकते थे या नहीं लेकर जा सकते थे। आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज मूवेबल की डेफिनेशन ये आगे जाकर कोर्ट्स ने दी, समथिंग विच कैन बी टेकन टू अनदर प्लेस विदाउट डिसमेंटलिंग। किसी चीज को अगर दूसरी जगह लेकर जा सकते हो उसे मूवेबल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटेबल। मार्केटेबल समथिंग विच इज नोन इन द मार्केट विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड। इसके लिए 2D ने एक एक्सप्लेनेशन दी। क्या? पढ़ो ध्यान से। गुड्स इंक्लूड्स एनी आर्टिकल विच इज बीइंग बॉट एंड सोल्ड फॉर अ कंसिडरेशन एंड गुड्स सच गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी मार्केटेबल। ये इसलिए एक्सप्लेनेशन दी गई, अगर कोई चीज कंसीडरेशन पर बिक गई है तो उसको हम अज्यूम कर लेंगे मार्केटेबल है। कुछ याद है ये क्यों आया था? ये इंडियन एल्यूमिनियम का केस था, जहां पर जो वेस्ट था वो बाई चांस बिक गया था। अब ये कहता है एक्सप्लेनेशन, अगर कोई चीज कंसीडरेशन पर बिक गई है तो उसको हम मार्केटेबल मान लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्या अगर हमने कोई चीज नहीं बेची, हमने एसी बनाया, फैक्ट्री में लगा लिया अपनी, क्या तब भी ड्यूटी पे करेंगे? लेकिन हमने बेचा तो है ही नहीं उसको वहां पर। हमने कहा मार्केटेबल होनी चाहिए, एक्चुअल सेल जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए सिर्फ एक बायर हो उसका, क्या तब भी मार्केटेबल है? यस। नेक्स्ट, क्या अगर उसकी लाइफ बहुत कम है, आइस, क्या तब भी मार्केटेबल है? यस। और ये सारी चीजें प्रूव करने का बर्डन किस पर रहेगा? डिपार्टमेंट पर।
ऑफिसर्स पर, क्योंकि असेसी पहले करता है, फिर डिपार्टमेंट अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो डिपार्टमेंट को प्रूव करना है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर। क्या वर्ड मैन्युफैक्चर डिफाइंड है, बट इन एन इंक्लूसिव मैनर। अगर एग्जाम में आता है तो आप कहेंगे द वर्ड मैन्युफैक्चर हैज बीन डिफाइंड इन एन इंक्लूसिव मैनर। सेक्शन 2F1, मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस विच इज इंसिडेंटल और एंसिलरी। यानी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो मेन प्रोसेस है उसी को मैन्युफैक्चर मानेंगे, उसके आगे पीछे कोई भी और प्रोसेस है उसको भी मैन्युफैक्चर माना जा सकता है। सेकेंड 2F2, ये जो 2F2 है, मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस विच इज स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू एनी गुड्स। किसी गुड्स के रिलेशन में कह देंगे, कहां, सेटा में कह देंगे कि इस प्रोसेस को मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। जैसे लेबल लगाना, नॉर्मली लेबल लगाने से कोई नई चीज नहीं बनती, नॉर्मली किसी प्रोडक्ट को डिब्बे में पैक करने से नई चीज नहीं बनती, लेकिन अगर सेटा में कह दिया तो मैन्युफैक्चर मानना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज के लेबलिंग को मैन्युफैक्चर मानेंगे। जिस प्रोडक्ट के लिए लिखा हुआ है सिर्फ उसी के लिए। 2F3, जब भी डीम मैन्युफैक्चर आएगा तो आप दो बातें लिखेंगे, 2F2 और 2F3। 2F3 में भी थर्ड शेड्यूल में कुछ गुड्स मेंशन हैं। हालांकि थर्ड शेड्यूल में कौन से गुड्स मेंशन हैं जो सेक्शन 4 कैपिटल ए में नोटिफाइड हैं, वही गुड्स यहां मेंशन हैं। उन गुड्स पे कभी प्राइस डिक्लेयर करोगे, ऑल्ट्रेशन करोगे, कोई भी प्रोसेस करोगे, तो एक दुकानदार ने उन गुड्स के ऊपर स्टिकर लगा दिया तो हम अज्यूम कर ले